गुड इवनिंग बच्चों।
हाँ बच्चों, कहाँ तक पढ़ा था भाई बच्चों? बताओ भाई, पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? जहाँ तक मुझे याद है फ्लक्स वगैरह के बारे में बात कर रहे थे। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस के बारे में बात किया था, है ना? फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। हमने ये पढ़ा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स क्लोज सरफेस से जीरो पास होता है। ठीक है, ये बात हमने पढ़ ली। अब देखो, मान लो क्या है, आपके सामने एक हॉलो स्फेयर है। ठीक है, हॉलो स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और उसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है क्यू। There is a charge capital Q at the center of the sphere. हमें पता लगाना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द spherical surface. Find the electric flux through the spherical surface. इस स्फेरिकल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, ये हमें पता लगाना है। कुछ लोगों ने आंसर बताया 4π/Q। बिल्कुल सही आंसर बताया है काफी लोगों का। No, Q is not the charge of the sphere. Q is a point charge placed at the center of the sphere, right?
ये तो एक इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस है, दिस इज जस्ट अ इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस। कोई भी कैपिटल क्यू चार्ज के अराउंड हमने एक सरफेस क्रिएट कर दी, और क्यू इज अ पॉइंट चार्ज जो कि सेंटर पे रखा हुआ है। इसकी वजह से चार्ज का सरफेस से तो फ्लक्स निकालना है। तो कई लोगों ने आंसर बिल्कुल सही बता दिया है, 4 पाई KQ। आर नहीं आएगा बच्चे, आर नहीं आएगा, आर तो कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे करें अपन। इस चार्ज की वजह से स्फेयर के किसी भी छोटे से छोटे हिस्से पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी, और इन सभी पॉइंट्स पर जब आप नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन देखोगे तो वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी। 4 पाई KQ, यस 4 पाई KQ विल बी द आंसर। तो क्या होगा, इंटीग्रल E.ds करना है। अरे सर ये सर्कल क्या बना दिया, क्लोज्ड सरफेस पर इंटीग्रेशन करते हैं तो सर्कल बना देते हैं। E की वैल्यू आएगी KQ बाई कैपिटल R का स्क्वायर ds, और इन दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री आएगा। KQ बाई R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ds 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 ऐड कर दो तो वो कितना आ जाएगा, पूरा सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई R स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 पाई KQ। के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर लिख दो तो ये Q/एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये आ जाएगा फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। ये आ जाएगा फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि ये जो स्फेरिकल सरफेस हमने कंसिडर करी है, इस सरफेस से Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर की फील्ड लाइंस पास हो रही। अगर सेंटर पे चार्ज Q रख दिया तो कितनी फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही हैं, Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर की फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही। Is that circle drawn on integral sign only for closed spherical surface or any closed surface? Any closed surface, ठीक है, किसी भी शेप की हो, आपको जब भी इंटीग्रेशन कर रहे हो पूरी सरफेस अगर ले रहे हो क्लोज, तो ऐसा सर्कल बनाना ही बनाना। cos 0 क्यों लिया बेटे, डॉट प्रोडक्ट का क्या एक्सपांशन होता है, इसको ऐसे लिखते हैं ना, इंटीग्रल E/ds cos थीटा। थीटा क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल।
अब यहाँ पे नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हर जगह पर 0 है, इसलिए cos 0 लिया। Does the value of flux gives exact number of field lines passing through the surface? No, it does not give exact number of field lines. ये मतलब भाई फील्ड लाइन कितनी ड्रॉ कर रहे हो तो हम पे डिपेंड करता है ना, हाँ, कितनी ड्रॉ करनी है, तो वो प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं उसको, ठीक, प्रोपोर्शनल। अब जैसे मान लो फ्लक्स आ गया 5 इंटू 10⁻⁻5, इसका मतलब क्या है? 5 इंटू 10⁻⁻5 फील्ड लाइन कहाँ से बनाऊंगा, है ना? ये मान लो फ्लक्स आ गया 3.2 इंटू 10⁻10, तो इतनी सारी फील्ड लाइन बनाते बैठ के इसका कोई मतलब पॉइंट? हाँ ये है क्या, हाँ द पॉइंट इज के वो प्रोपोर्शनैलिटी बताता है उसके। अच्छा अब समझना कि अगर मान लो मैं थोड़ा छोटा स्फेयर ले लेता, इस स्फेयर की जगह थोड़ा छोटा स्फेयर ले लेता, तो उसमें से कितना फ्लक्स पास होता? क्या उसमें से भी इतना ही फ्लक्स पास होता? सेम पास होता, क्योंकि रेडियस के इंडिपेंडेंट आ गया था, है ना? फ्लक्स का एक्सप्रेशन अपना आ गया था Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो रेडियस के इंडिपेंडेंट आ गया था, तो छोटा भी नहीं था तब भी इतना ही पास होता। और वैसे भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के हिसाब से भी देखो, तो जितनी फील्ड लाइन छोटे को कट कर रही है उतनी बड़े को भी कट कर रही, तो इसलिए सेम फ्लक्स होता है ना? नाउ कम्स एन इंपॉर्टेंट लॉजिक। मान लो मैं थोड़ी सी ऐसी इरेगुलर टाइप की क्लोज सरफेस ले लूं, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? S1 से तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, S2 से भी Q बाई एप्सिलॉन, क्या S3 से भी Q बाई एप्सिलॉन नॉट पास हो? बिल्कुल, flux through S3 will also be equal to Q by epsilon naught. It will be same as flux through S1 and S2. It will be same as flux through S1 and S2. And this will also be कितना? Q by epsilon. ये बात समझ में आती है? ओके, अच्छा, तो अगर इसका मतलब ऐसा है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है Q1, एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो टोटल फ्लक्स कितना पास होगा? फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस का भाई वो एंगल से फर्क नहीं पड़ रहा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो उतनी क्रॉस करके जा रही है ना, तो क्या है? ऐसे तुम देखोगे तो एंगल भी अलग है, एरिया भी अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग है, ऐसे नहीं पता चलेगा तुमको। बस तुमको तो देखना फील्ड लाइन सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइन कट, क्या ऐसा कुछ हुआ क्या कि जो लाइन S1 में से जा रही थी वो S2 में से नहीं जा पाई, या कुछ ऐसा कुछ नहीं?
सेम फील्ड लाइन जा रही थी। इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मदद से बोल सकते हैं। देखो, आपको अगर फ्लक्स लिखना है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर डॉट ds का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यानी कि E1 वेक्टर यानी पहले वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स अलग से निकालो, दूसरे वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स अलग से निकालो, दोनों को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स पास। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, अगर मान लो ऐसा हो जाता कि अंदर ऐसी क्लोज सरफेस हो जाए, कोई अंदर चार्ज आ जाए Q1 Q2, एक माइनस Q3 आ जाए, तो फ्लक्स कितना होगा? ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, है ना? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो उसमें क्या होगा, फील्ड लाइन एंटर करेंगी, एंटर करेंगी तो एंटर होने वाली फील्ड लाइन की वजह से फ्लक्स नेगेटिव में काउंट होगा। Any type of charge distribution inside the surface will give, yes, position of these charges inside the closed surface that does not matter. पोजीशन कुछ भी हो, क्या होगा, फ्लक्स सेम ही आएगा। इट विल डिपेंड ऑन द नेट चार्ज, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ दीज चार्जेस। कुछ बच्चे पिछला पेज देखना चाहते हैं तो वो ये। देखो बेटे, इसमें हमने ये बताया है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो फ्लक्स पास होता है स्फेरिकल सरफेस से, वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो स्फेरिकल सरफेस में से फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो फ्लक्स है वो चार्ज जो स्फेयर है, स्फेरिकल सरफेस है, उसकी रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना, उसकी रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। और फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है उसके प्रोपोर्शनली होता है। तो बड़ा रेडियस का लो, छोटा रेडियस का लो, सेम फ्लक्स होगा। फिर उसी लॉजिक को हमने आगे एक्सटेंड किया कि भाई आप रेडियस की क्या बात कर रहे हो, अगर ये लॉजिक है तो इस हिसाब से तो हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि इरेगुलर शेप की भी क्लोज सरफेस अगर हो गई तो उसमें से भी फ्लक्स कितना पास होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सेम ही फ्लक्स पास होगा। S1 S2 S3 तीनों में से भी सेम फ्लक्स ही पास
ये जो सर्कल इंटीग्रेशन के सिंबल पे मैं लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? क्लोज्ड सरफेस है, ओपन सरफेस नहीं। क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस में क्या अंतर होता है? जैसे डिस्क हो गई या सिलेंडर का सिर्फ कर्व पार्ट हो गया, तो वो एक ओपन सरफेस है। लेकिन सिलेंडर के कर्व पार्ट में मैंने दोनों तरफ डिस्क भी लगा दी, तो वो क्या बन गई? वो क्लोज सरफेस बन गई। ठीक है। जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, वो क्लोज सरफेस है। जिसमें पूरे की पूरे 6 फेसेस है, 6 के 6 फेस इंटैक्ट है, वो क्लोज सरफेस। ये बात समझ में आई बच्चों? अच्छा, किसी और का भी एक चैट बॉक्स में डाउट पड़ा हुआ है कि प्लेट प्लेट कुछ मेंशन किया, व्हाट अबाउट स्फेयर और एनी प्लेट? इसका मतलब मैं नहीं समझा। भाई स्फेयर की बात नहीं है बेटे, इसमें क्या है? जैसे आपके सामने कोई कह दे कि ये एक क्यूब है, क्लोज सरफेस होना चाहिए, क्यूबॉइड है, और इसके अंदर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, Q1, Q2, Q1, Q3। पूछ रहे हैं फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना पास होगा, तो आप लिख सकते हो Q1 + Q2 + Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ऐसा लिख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत। हाँ हाँ। भाई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कोई हमसे कहे कि एक क्यूब है, और इस क्यूब के अंदर मैंने क्या किया, एक रॉड रख दी। मैंने एक चार्ज्ड रॉड इसके अंदर रख दी, और उस रॉड की जो लेंथ है, वो लेंथ हमें दे दिया कि एल लेंथ है उसकी। कितनी लेंथ है? एल। और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो बताओ भाई, क्यूब में से कितना फ्लक्स पास? फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना? तो क्या आंसर बताओगे इसका? लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों?
चार्ज अगर सरफेस पे हुआ तो क्या होगा, तो उस केस में हमें क्या करना होगा बच्चों, ये देखना पड़ेगा कि उस चार्ज का कितना कंट्रीब्यूशन अंदर है। जैसे आप सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में करते हो ना, सॉलिड स्टेट में देखते हो कि कॉर्नर पे रखे हुए स्फेयर का 1/8 कंट्रीब्यूशन स्फेयर के अंदर है, उस हिसाब से यहाँ भी करना पड़ेगा। तो एक बच्चे ने पूछा सर सरफेस पे अगर चार्ज हो गया तो क्या, तो वही हम बता रहे हैं उस चार्ज का सरफेस के अंदर कितना हिस्सा ये देखना पड़ेगा। बिफोर वी मूव ऑन टू एग्जांपल्स लाइक दैट, एक चीज और अपन यहाँ पर समझ लें कि अगर मान लो कोई क्लोज्ड सरफेस है बच्चों, दिस इज सम इमेजिनरी क्लोज सरफेस जो अपन ने ऐसे ड्रा कर दी, एंड देयर इज अ चार्ज प्लेस्ड आउटसाइड द सरफेस, तो फिर उस केस में इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। ई डॉट डी एस की वैल्यू इस सरफेस के लिए कितनी आएगी, ये हमें पता कर, क्या आंसर आएगा इसका बच्चों। फील्ड लाइंस के टर्म्स में सोचें इसको, है ना, थिंक इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइंस, तो क्या होगा, क्यू से निकलने वाली फील्ड लाइंस जो होंगी वो विद इन दिस रीजन ही लाई कर रही होंगी, और या तो इसको टच कर जाएंगी या दो दफे कट करेंगे, और क्या होगा, टच कर जाएंगी तब भी फ्लक्स जीरो, और दो दफे कट कर जाएंगी तब भी फ्लक्स जीरो। टच कर जाएंगी तब भी फ्लक्स जीरो, दो दफे कट कर जाएंगी, क्योंकि देखो लाइन का सरफेस को कट करना जरूरी होती है। एंटर अगर लाइन कर रही है, लाइन एंटर कर रही है तो उसका फ्लक्स नेगेटिव, और लाइन बाहर निकल रही है तो उसका फ्लक्स पॉजिटिव, तो हर लाइन का नेगेटिव फ्लक्स भी होगा, पॉजिटिव फ्लक्स भी होगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ई डॉट डी एस की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड generated by a point charge placed outside any closed surface through the surface will be, बाहर रखे हुए चार्ज की वजह से क्लोज सरफेस में से कोई फ्लक्स पास नहीं होता, और इन दोनों को अगर मिला दें अपन, इन दोनों को अगर मिला दें, इन दोनों चीजों को मिला दें तो मिलकर के हमारे पास क्या बन जाता है, गॉस लॉ मिल जाता है, गॉस साहब का नियम मिल जाता है। क्या होता है वो गॉस साहब का नियम, वो यही कहता है कि अगर आपको किसी क्लोज सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स पता लगाना है, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ई डॉट डी एस का आपको लाइन इंटीग्रल करना है, तो आपको क्या करना है, इस सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज लाई करता है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। कुछ चार्ज हो सकता है कि बाहर रखे हुए हैं, कुछ चार्ज हो सकता है कि अंदर रखे हुए हैं। फ्लक्स की वैल्यू
बाहर रखे हुए चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ अंदर रखे हुए चार्जेस पे ही डिपेंड करेगी। ये जो इक्वेशन लिखी है यही है गॉस लॉ। इस इक्वेशन में जो ई होता है वो क्या होता है, वो कहता है आप ई भले ही पूरा ई ले लो, E is E1 vector plus E2 vector plus E3 vector plus E4 vector plus E5 vector plus E6 vector. E is E due to all the charges whether present outside the surface or inside the surface. E is intensity due to all the charges. E is intensity of electric field due to all the charges whether placed inside the surface or whether placed outside the surface. लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना, पूरी क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेशन करोगे, तो बाहर वालों का कुछ फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, कुछ नेगेटिव आएगा, एंड इट विल एग्जैक्टली वैनिश, ओनली इनर चार्जेस का ही इफेक्ट रह पाएगा, और वो Q net inside by epsilon naught के बराबर आएगा. दिस लॉ इज कॉल्ड एज गॉस लॉ. ये बात समझ में आती है बच्चों? ये प्रीवियस स्लाइड है, ये देख लो. हाँ भाई, ये रहा गॉस लॉ वाला पेज भी दिखा रहे हैं. What if charged hollow sphere placed outside a closed? बेटे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, आप एक पॉइंट चार्ज के लॉजिक को पूरे बड़े पे भी एक्सटेंड कर सकते हो ना बेटे. अरे भाई, कोई भी चार्ज हो, अल्टीमेटली वो मिला हुआ तो पॉइंट चार्जेस से ही बन के है ना. कैसे बना है वो? पॉइंट चार्जेस से मिलके ही तो बना हुआ है. तो एक का लॉजिक आप 10 पे एक्सटेंड कर दो भाई. थिंक लॉजिकली. एक पॉइंट चार्ज के बारे में बताया है कि उसकी वजह से
क्लोज सरफेस से फ्लक्स जीरो पास होगा। तो 10 चार्ज रखे हैं अगर बाहर, तो उन 10 की वजह से भी जीरो चार्ज होगा। 100 रखे हैं तो उनकी वजह से भी जीरो होगा। अब उन 100 को मिला मिला करके तुम एक स्फेयर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रॉड बना दो उसकी, कैसा भी कर दो, तो जीरो ही होगा ना। अब देखो बच्चों क्या है, ये गॉस लॉ। अब इस गॉस लॉ का यूज कैसे करते हैं वो समझते हैं। देखो एक तो एक एग्जांपल तुम्हें ऐसा ले, मान लो क्या है कि एक क्यूब है आपके पास, यू हैव अ क्यूब लाइक दिस। इमेजिनरी क्यूब है ना? Consider an imaginary cube and there is a charged rod, right? एक चार्ज रॉड। क्यूब इज ऑफ साइड लेंथ एल। क्यूब का साइड लेंथ कितना है बच्चों? L। और इस रॉड की जो लेंथ है वो है 2L। इस क्यूब का नाम है ए बी सी डी ई एफ जी, और इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, रॉड में यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इस ये रॉड को अगर मैं नाम दूं, कोई भी नाम दे दूं, तो हमें क्या दिया हुआ है, एट टी इक्वल टू 0 द राइट एंड ऑफ द रॉड touches the face ABGH and rod is moving with constant speed V. If rod is moving with constant speed V as shown, then calculate, then draw graph between flux through the cube versus time। फ्लक्स थ्रू क्यूब वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ ड्रॉ, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड।
कैसा ग्राफ बनेगा बच्चों, क्या शेप आएगी ग्राफ? वेरी गुड, वेरी गुड। इंक्रीजिंग, देन कांस्टेंट एंड देन डिक्रीज। ट्रेपेजियम जैसा बनेगा। ट्रेपेजियम, इट विल बी ट्रेपेजियम, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड देन डिक्रीज। वेरी गुड, वेरी। तो ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा बच्चों? वो मैं बना देता हूँ। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। वाई एक्सिस पर ले लेंगे फ्लक्स, और एक्स एक्सिस पर ले लेता हूँ टाइम। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। पहले देखो, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है, क्लोज सरफेस में से फ्लक्स होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अभी तो जीरो चार्ज है अंदर, क्योंकि ये पूरी की पूरी रॉड बाहर है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये बढ़ता जाएगा, और इसमें से चार्ज भी बढ़ता जाएगा, है ना? और फिर उसके बाद क्या होगा बेटे? एक टाइम ऐसा आएगा जब एल लेंथ रॉड की क्यूब के अंदर आ जाएगी। अब क्यूब की भी साइड लेंथ है, तो एल से ज्यादा तो इसके अंदर आ नहीं सकता है। तो अब जब और फर्दर टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा? राइट साइड से रॉड बाहर निकल लग जाएगी, लेफ्ट साइड से एंटर करने लग जाएगी। तो नेट चार्ज जो अंदर है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना? ये बेसिकली क्या होगा? जो ये मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा, ये पास होगा लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे ज्यादा फ्लक्स पास नहीं। और ये कितने समय पर इतना फ्लक्स हो जाएगा? एल बाई वी टाइम। और एल बाई वी से लेकर के 2L बाई वी तक उतना ही फ्लक्स चलता रहेगा। और जब ये वाला एंड, ये इसको मैं एम एन नाम दूं, तो जब ये एम एंड यहाँ पर पहुंच जाए, तो एम एंड यहाँ पे पहुंच गया, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? 3L बाई वी। तो 3L बाई वी पर जाकर के फिर से फ्लक्स जीरो। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके।
देखो और देखो और गॉस लॉ के किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। देखो जैसे हमसे गॉस लॉ के साथ साथ क्या है, कुछ सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। देखना बेटे कैसे, मान लो हमसे कहा जाए कि एक स्क्वायर सरफेस स्क्वायर सरफेस और इस स्क्वायर सरफेस में से हमें क्या करना है, फ्लक्स कैलकुलेट। दिस इज अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड लेंथ a. ABCD is a square surface of side length a, and let's say O is the center. इस सेंटर से a/2 हाइट, सेंटर से a/2 हाइट पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ABC। Q जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का ABCD सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ये सरफेस। अब भाई बड़ी विचित्र स्थिति है साहब, गॉस लॉ तो इसके लिए लगा नहीं सकते हैं हम। इसके लिए हम गॉस लॉ नहीं लगा सकते। क्या लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। तो फिर क्या करें भाई? हम क्या करें, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कर करके इसमें कुछ सिमेट्री इंट्रोड्यूस करो, गॉस लॉ लगाने लायक स्थिति में लाओ इसको। तो हम क्या करें, ये जो सरफेस हमें दी गई है ये तो ठीक है, इसको तो एज इट इज रहना दो, और इस सरफेस के अलोंग इसकी जो चार साइड है, चार दीवारें खड़ी कर दो, चार दीवार खड़ी कर दो और ऊपर से भी ढक दो इसको। अब ये एक क्लोज सरफेस तैयार हो गई, और वो जो चार्ज हमें दिया हुआ है वो चार्ज इन सब के लिए एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ABCD में से अगर फ्लक्स पास हो रहा है फाई, तो EFGH में से भी पास हो रहा होगा फाई, BCFG में से भी पास हो रहा होगा फाई, ABGH में से भी पास हो रहा होगा फाई। Since Q is situated
symmetrically with respect to all the 6 surfaces. So flux through all the 6 surfaces will be equal. Flux through all 6 surfaces will be equal. Or let flux through ABCD be phi. इसका मतलब फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना हो जाएगा, वो 6 phi हो जाएगा। और गॉस लॉ तो हमें कहता है कि साहब, गॉस लॉ कहता है कि क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है वो चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। तो ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा 6 phi। 6 phi बराबर हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो फाई की क्या वैल्यू लिखूंगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। फाई को लिखूंगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? देखो, गॉस लॉ से सिर्फ इतनी चीज पता चली है, बाकी सब सरफेसेस से बराबर बराबर फ्लक्स पास होगा ये गॉस लॉ नहीं बताता है। ये हमारी खुद की फ्लक्स की अंडरस्टैंडिंग है और इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉलेज है, उससे अपन ने इस चीज को समझा है। सर बट फाई 0 आना चाहिए ना? क्यों बेटे 0 क्यों आना चाहिए? फाई 0 क्यों आना चाहिए? क्या लॉजिक है तुम्हारा, बताओ, खुल के अपनी मंशा बताओ। बिल्कुल डिस्कस करो। इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाऊंगा मैं, तो क्या वो ऐसी नहीं बने? क्या ये फील्ड लाइन इसको कट नहीं करे? यहाँ पे कट करेगी ना, इससे इधर भी कट कर। तो ये जो क्यू चार्ट से जो फील्ड लाइन निकल रही है, ये इस सरफेस को कट कर रही है, चारों तरफ कट कर रही है, इस सरफेस चारों तरफ कट कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गॉस लॉ लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस बनाएंगे। अब गॉस लॉ तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना अलाउ करता है, लेकिन हम ऐसी बनाएंगे कि उसमें सिमेट्री हो, ताकि जिस सरफेस से हमें निकालवाना है उस सरफेस से हम फ्लक्स निकाल पाए। ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चों अच्छे से? गुड। देखो, फिगर कैसे डिसाइड करें उसको एलिबरेट करना है भाई। देखो, मतलब लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स और उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा, है ना?
एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट मी टेक, बहुत सारे एग्जांपल लेने हैं हमको इस पे, तो उसकी चिंता मत करो। देखो क्या है, एक और हमने लिया, यही ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक स्क्वायर सरफेस ही ले रहे हैं। आई एम कंसिडरिंग अ स्क्वायर सरफेस। और इस स्क्वायर सरफेस में से हमें क्या करना है, फिर से फ्लक्स कैलकुलेट करना है। और इस सरफेस को हम कुछ ए बी सी डी नाम देते हैं, और इसकी साइड लेंथ ए है। अभी जो चार्ज रखा हुआ है वो कैसे रखा हुआ है, इट इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबव वन ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है, किसी एक वर्टेक्स के ठीक ऊपर रखा हुआ है, और जितनी साइड लेंथ है ना, उतनी ही हाइट ऊपर रखा हुआ है ना। देखो, इस अरेंजमेंट में और इसके पहले जो अरेंजमेंट हमने लिया था, दोनों में डिफरेंस समझ लेना, उस पर ध्यान देना, क्योंकि वहीं से फिर अपना आंसर निकलता है। पिछले वाले अरेंजमेंट में क्या था, सेंटर के ठीक ऊपर रखा था चार्ज, और a/2 डिस्टेंस पे, और इसमें क्या है, वर्टेक्स के ठीक ऊपर रखा है, लेकिन कितनी डिस्टेंस पर, a डिस्टेंस पर, जितनी साइड लेंथ है उतनी डिस्टेंस पर। तो अब हमें पता करना है, क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस ए बी सी। यस, अभी तक एक आंसर आया है, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट इज करेक्ट। अरे वाह, दो और सही आंसर आया है, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड 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 गुड, अभी तक जितने भी बताया सही आंसर ही बताया है। आई एम जस्ट गिविंग टाइम टू अदर स्टूडेंट्स आल्सो, couple of minutes more.
So the correct answer is q by 24 epsilon naught. Correct answer is q by 24 epsilon. अच्छा देखो, एक तरीका क्या है इसको सोचने का. Look at one way to solve. There can be other methods also. एक तरीका मैं बताता हूँ. ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको हम क्या करें, लेट अस मेक अ कंस्ट्रक्शन, ताकि ये जो है वो अपना पिछले वाले केस में कन्वर्ट हो जाए, गेट्स कन्वर्टेड टू आवर प्रीवियस केस. ऐसा कर सकते हैं. मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई विल नीड टू ऐड 3 more surfaces like this. ऐसी 3 surfaces और ऐड कर दो. तीन और स्क्वायर्स इस तरह से मैंने ऐड कर दिए. और चार्ज कहां पे रखा हुआ है, ए डिस्टेंस पे चार्ज. ये चार्ज ए डिस्टेंस पे, ठीक है. ये अपना ABCD था ओरिजिनल वाला, ठीक है. अब मान लो ये, इसको कुछ नाम देते हैं, EFGHI. अब देखो, लेट फ्लक्स थ्रू ABCD be 5. ABCD में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, 5, ऐसा मान लेते हैं. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जितना फ्लक्स ABCD में से पास होगा उतना ही BCEF में से भी उतना ही पास होगा. इसमें से भी उतना ही तो फ्लक्स पास, और ABHI में से भी उतना ही फ्लक्स पास. और BFGH में से भी उतना ही फ्लक्स पास. क्यों बच्चों, क्या इन सब में से सेम फ्लक्स पास हो रहा होगा? ठीक है. अब क्या है, ये पूरा जो बड़ा बड़ा जो ये क्यूब है, ये पूरा वाला, इस पूरे में से कितना फ्लक्स पास होगा थ्रू दिस एंटायर स्क्वायर सरफेस? क्या ये पुराने जैसा ही हो गया कि एक मेरे पास स्क्वायर साइड है, 2a लेंथ की है, और उसके सेंटर के ठीक ऊपर जो साइड लेंथ है उसकी आधी हाइट पर एक चार्ज रख दिया है. तो ये, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 phi की वैल्यू को Q by 6 एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ? तो 5 Q by 24 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा क्या? है ना. जो ABCD में से पास होगा वही इसमें से भी पास होगा, वही इन सब में से 5 फ्लक्स पास होगा.
और ये 4 5 जो है, 4 5 जो है वो पिछले क्वेश्चन का आंसर था। 4 5 वाज द आंसर टू प्रीवियस प्रॉब्लम। देखो अच्छा, एक 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 करके चलते हैं। मैंने ये जो मेरा ओरिजिनल दिया हुआ था इसके अराउंड क्या किया मैंने, इसी प्लेन में 3 स्क्वायर प्लेट और ऐड कर दी, तो एक बड़ी स्क्वायर प्लेट बन गई। ये जो बड़ी स्क्वायर प्लेट बनी है, इस स्क्वायर प्लेट में से जो फ्लक्स पास होगा, क्या वही पिछले क्वेश्चन का आंसर था अपना? ये चीज को समझ, ये बड़ी स्क्वायर प्लेट में से जो फ्लक्स पास होगा, क्या वो पिछले क्वेश्चन के आंसर के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और ये अगर एक छोटी में से 5 पास हो रहा है, तो बड़ी स्क्वायर प्लेट में से कितना फ्लक्स पास होगा? बाकी 3 में से भी 5 5 5 पास होगा, तो टोटल फ्लक्स हो गया 4 5। 4 5 इज क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, तो 5 आ जाएगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो, देखो इसको करने का एक तरीका और भी हो सकता था। वो तरीका क्या है उसके बारे में मैं बताता हूँ तुमको। किसी ने कहा भाई ये एक स्क्वायर साइड है, इसके अराउंड इस वर्टेक्स से ए डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, दिस इज लेट्स से ए बी सी डी। उनने कहा सर मैं तो ऐसा करता हूँ कि क्यूब ही बना देता हूँ, लेट मी ड्रॉ अ क्यूब, और ए साइड का ही क्यूब बना देता हूँ। लेट मी ड्रॉ अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए साइड लेंथ का ही क्यूब बना देता हूँ। और इस क्यूब का मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, तो ये है ई एफ जी एच। ठीक है, अब मुझे तुम ये बताओ कि इस क्यूब में से कितना फ्लक्स पास हो रहा हो? व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब? इस क्यूब में से कितना फ्लक्स पास हो रहा हो? इस क्यूब में से फ्लक्स अगर लिखना है तो गॉस लॉ के हिसाब से वो चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, है ना? अब आपको ये देखना है कि कितना हिस्सा इसके अंदर है, व्हाट व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज लाइज इनसाइड द क्यूब। देखो सॉलिड स्टेट में केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा कि कॉर्नर पे अगर कोई स्फेयर होता है, तो उस स्फेयर का अंदर कंट्रीब्यूशन कितना होता है? एक स्फेयर के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है कि नहीं? कॉर्नर पे रखे हुए स्फेयर का कंट्रीब्यूशन स्फेयर के अंदर 1/8 होता है, क्योंकि इसको पूरे को कवर करने के लिए इस पूरे को कवर करने के लिए हमें क्या है, टोटल 8 क्यूब बनाने पड़ेंगे, तो आठों 3 नीचे और फिर 4 और ऊपर इसके ऊपर खड़े करने पड़ेंगे, तब जा करके ये कवर हो पाएगा, है ना? जैसे ये केमिस्ट्री में सीखा हुआ है तुम लोगों ने, मेरे को दोबारा तो बताने की जरूरत नहीं है।
ये वो 8 क्यूब कैसे बनाने पड़ते हैं, वो जैसे ये एक क्यूब है, तो आपको क्या करने पड़ते हैं, इसको कवर करने के लिए मुझे भाई 4 क्यूब तो इसी प्लेन में बनाने पड़ते हैं। और फिर ऐसे ही 4 ऊपर, 4 ऊपर, तो एक के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 था, तो ये हो जाएगा Q/8 डिवाइडेड बाई, हाँ मतलब नेग्लिजिबल भी होगा बट स्टिल बिकॉज इट इज एट द बाउंड्री, तो वॉट एवर स्मॉल साइज इट इज, जितना भी छोटा साइज, कुछ भी छोटा हो गया, मान लो डेल्टा आर बहुत छोटा है, लेकिन उस छोटे का भी 1/8 ही तो अंदर आएगा ना। बहुत छोटा हो गया, मान ली तुम्हारी बात, पॉइंट चार्ज है बहुत छोटा है, लेकिन उस छोटे का भी तो 1/8 अंदर आएगा। भाई तुम्हें क्या लगता है जो एटम्स वगैरह अपन लेते हैं वो तुम्हें तो बहुत छोटे होते हैं, उनकी तो साइज बहुत कम होती है, लेकिन तब भी जब अपन स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसका 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन अंदर होता है, ठीक है, तो वो अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होगा, Q/8 एप्सिलॉन, है ना। अच्छा, अब अभी मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें अपने को और एक लॉजिक समझना होगा। हमें फ्लक्स निकालना है कौन सी सरफेस से, हमें फ्लक्स निकालना है इस वाली सरफेस, ये ABCD सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये निकालना है, ठीक है बच्चों, ABCD सरफेस से पास होने वाला। अच्छा ध्यान दो, इस क्यूब की वैसे 6 सरफेसेस हैं, कितनी सरफेसेस हैं, 6 हैं। तो मुझे ये बताओ, चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है कॉर्नर पे, EFGH जो सरफेस है, EFGH उसमें से कितना फ्लक्स पास हो, या ABEH में से कितना पास हो, या BCFE में से कितना पास हो, इन सबसे 0 पास होगा, क्योंकि इस चार्ट से निकलने वाली जो फील्ड लाइंस होंगी ना, वो इन सरफेसेस को तो ग्रेज करते हुए निकल जाएंगे कि नहीं, ये EFGH को ग्रेज करते हुए निकल जाएगी ये सारी की सारी। तो क्या होगा, 3 सरफेस ऐसी होंगी, चार्ज एक कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो उस कॉर्नर से पास होने वाली 3 सरफेस होगी, कौन कौन सी, एक तो ये ऊपर वाली छत, और ये साइड की 2 दीवार, इनमें से फ्लक्स 0 पास, और ये जो बाकी बची हुई 3 है ना, उन तीनों के लिए इस चार्ज की लोकेशन एक जैसी है, कैसे, जैसे ABCD में से फाई अगर फ्लक्स पास हो रहा है, तो तुम जरा ADGH को देखो, लुक एट द सरफेस ADGH, ये सरफेस यहाँ है, और चार्ज H कॉर्नर से A डिस्टेंस पे रखा हुआ है कि नहीं,
तो बताओ इस ADGH में से जो फ्लक्स पास होगा क्या वही ABCD में से भी पास होगा? जो फ्लक्स ADGH में से पास होगा वही ABCD में से भी पास होगा, क्योंकि ABCD के लिए भी क्या स्थिति है, ABCD के लिए भी स्थिति ऐसी है कि उस सरफेस से A डिस्टेंस पे चार्ज रखा हो, और ये जो है ADGH उसके साथ भी यही है कि वो सरफेस है और उसके कॉर्नर से A डिस्टेंस पे चार्ज, और यही मसला इस वाली सरफेस के साथ भी हो, ये वाली जो इसके साथ भी यही स्थिति है। इन तीनों में से फ्लक्स बराबर बराबर पास हो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्यूब का फ्लक्स है वो तीन सरफेसेस में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बाकी तीन में से तो जीरो जा ही रहा है। तो अगर ABCD में से 5 माने अपन, तो 3 बराबर है Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट के, तो 5 की वैल्यू आ गई Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे भी सोच सकते थे। क्या ये बात समझ में आती है? इस क्यू चार्ट से जो एरो निकल रहे होंगे वो बेसिकली ये इस सरफेस को से बाहर निकल रहे हैं। इस वाली सरफेस को भी से भी आर पार निकल रहे हैं। नीचे वाली सरफेस के भी आर पार, इन तीनों के आर पार निकल रहे होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाकी तीन को ग्रेज करते हुए जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, और देखो, मान लो हमसे कहा जाए कि एक क्यूब है और इस क्यूब इस क्यूब के एक साइड से एक लाइन चार्ज पास होता है। ये इस तरह से लाइन चार्ज पास होता है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर passes like, ठीक है, infinitely long wire। ये लैम्डा लीनियर चार्ट है। So lambda is linear charge density. This is infinitely long wire.
हमें कैलकुलेट करना है क्या, इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। दूसरा, बी सी जी एच साइड से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, बीसीजीएच से कितना। देखो क्यूब से पास करने के लिए तो आप डायरेक्टली गॉस लॉ लगा ही सकते हो, है ना। बस आपको ये देखना है कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है ना, यानी इस वायर का क्यूब के अंदर का कितना कंट्रीब्यूशन है वो देखना। अच्छा, ऐसे कितने क्यूब और ऐड कर दूं कि ऐसे कितने क्यूब और ऐड कर दूं कि ये पूरा चार्ज को घेर ले, पूरे वायर को घेर ले। 3 क्यूब और ऐसे ऐड करने पड़ेंगे, है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो 1/4 कंट्रीब्यूशन of charge of wire is inside the 1/4 कंट्रीब्यूशन क्यूब के अंदर है। तो इस पूरी एल लेंथ का चार्ज कितना होता, एल लेंथ का चार्ज होता लैम्डा एल। इसका मतलब क्यू इनसाइड कितना हो गया, लैम्डा एल बाई 4। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या आ गया बेटे, लैम्डा एल बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी लैम्डा एल बाई 4 एप्सिलॉन, है ना। बस बस बच्चों, मैं छोड़ ही रहा हूँ, कुछ बच्चों का लेक्चर चालू होने वाला है। अब देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करोगे तो फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, वायर के परपेंडिकुलर होती है वो फील्ड लाइंस, है ना। सब डायरेक्शन में वायर के परपेंडिकुलर होती। तो क्या होगा, चार सरफेसेस ऐसी आएंगी जिनमें से ये फ्लक्स जीरो प्रोड्यूस करे। चार सरफेस में से फ्लक्स जीरो प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन सी सरफेस में से फ्लक्स जीरो होगा बेटे, मैं उनको केयरफुली नाम लिख रहा हूं, ए बी सी डी, फ्लक्स थ्रू ई एफ जी एच, फ्लक्स थ्रू ए डी ई एफ, फ्लक्स थ्रू ए बी जी एफ। इन चारों में से फ्लक्स जीरो पास, क्योंकि इन चारों को फील्ड लाइंस
ऐसे ग्रेज करते हुए निकल जाएंगी। और बाकी जो दो बची कौन सी, सी डी ई एच और बी सी एच, इनमें से फ्लक्स बराबर पास है ना। तो छह सरफेसेस का फ्लक्स ऐड कर दो तो वो 2 फाई आएगा। 2 फाई की वैल्यू होगी लैम्डा एल बाई 4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो फाई की वैल्यू आएगी लैम्डा एल बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ऐसी फाई की वैल्यू, ठीक है। फाई थ्रू बी सी जी एच जो है ना, बी सी जी एच वैल्यू फाई लैम्डा एल बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आए। ये बात है। बाकी अपन अगली क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना। कुछ बच्चों का लेक्चर है अभी, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं भाई, है ना, कल। हाँ बेटे, भेज रहे हैं, बस नोट्स तो भेज ही रहे हैं। विच इज योर फेवरेट चैप्टर इन फिजिक्स? और सभी अच्छे लगते हैं मुझे। बाय बच्चों। अच्छा, शीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना आप लोग? और शीट के क्वेश्चंस आप लोग करते रहो भाई, है ना। और हमने एक्सेप्ट फॉर सेक्शन जे, नाउ वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड इट, राइट। एक्सेप्ट फॉर सेक्शन जे हमने कवर कर लिया है। सेक्शन आई भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है अपना, जस्ट 5% ऑफ सेक्शन। एक आध चीज उसको बचानी बचती है। हैविंग सेड दैट, सेक्शन जे अपने आप में काफी बड़ा है और इम्पोर्टेंट, तो ठीक है। इस डे बच्चों अगली क्लास में, लेट मी सेव नोट्स। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। यस, ग्रेविटेशन।